नमस्कार। हमारी खास पेशकश बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन आरजेडी में खलबली मच गई है। रघुबर प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी है और क्या कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, बहुत बड़े कद्दावर नेता ही कहा जाएगा रघुबर प्रसाद को आरजेडी का, लेकिन अब उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। देखिए, एक सप्ताह के अंदर इलेक्शन कमीशन चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करेगा और तब तारीखें भी आ जाएंगी और कब कितने फेज में होना है नहीं होना है सारी जानकारी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि चुनाव बिल्कुल सिर पे नज़दीक आ गया। अब इसमें लास्ट मोमेंट है स्ट्रेटजी बनाने का, और ऐसे मौके पे आपके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं अगर पार्टी छोड़ना शुरू कर देते हैं, इससे दो संकेत मिलते हैं। एक, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता अगर जा रहा है, चुनाव लड़ने वाला नेता जा रहा है, वो कोई स्ट्रेटजी बनाने वाला प्रशांत किशोर टाइप का आदमी नहीं, जो शुरू से ही पार्टी का एक बड़ा जमीनी लीडर बन के रहा है, अगर वो पार्टी छोड़ के जा रहा है तब तो दिक्कत है। क्योंकि इसका मतलब एक ही संकेत है इससे कि आरजेडी और जो महागठबंधन है वो अव्यवस्थित है। चुनाव में इनके जीत के जो चांसेस हैं वो ना के बराबर हैं। तभी ये राजनीतिज्ञ जो होते हैं वो चूहे होते हैं। जो समुद्र में जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। ये सबके साथ हो, तो मैं कोई डिसरिस्पेक्ट में नहीं बोला, क्योंकि मुहावरा है। तो ये आप देखेंगे कि जब भी, जैसे पिछली बार 2014 में भी देखिए, 2019 में भी देखिए, किस तरह से कांग्रेस पार्टी से सारे लोग भाग रहे थे। तो वो हर जगह ये फार्मूला उसका वो साफ साफ है। लेकिन दिक्कत क्या है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है। और रघुवर बाबू बाकायदा लालू प्रसाद यादव के बाद दो लीडर जिनको बिहार में माना जाता है कि आरजेडी के जो प्रबल लीडर है, एक तो रघुवर बाबू हैं और दूसरे अब्दुल बारी सिद्दीकी। ये दो दिग्गज लीडर थे जो लालू प्रसाद यादव के समकक्ष, मैंने समकक्ष क्या, मैंने उनके दो, ये समझ लीजिए सिपह सालार, और बहुत ही ज़्यादा इनके साथ बहुत सीनियर लीडर हैं बिहार के। अब लालू यादव नहीं है, वो जेल के अंदर है। पिछली बार तो किसी तरीके से वो बाहर आ गए थे चुनाव के दौरान, और अच्छा वो कैंपेन बहुत ही बेहतरीन करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार वो जेल के अंदर हैं, वो बाहर नहीं आ पाए हैं। तो जो सीनियर लीडर्स हैं उनको लगता है कि भाई अभी तो नया नया लड़का आया है, मेरी बात को सुने, मेरी बात को समझे, उनको तरजीह दे, उनके सजेशंस को। लेकिन तेजस्वी यादव का ऑपरेशन करने का जो तरीका है, पार्टी को चलाने का जो तरीका है, वो अलग है। और इसीलिए शायद एक तो पार्टी के अंदर एक मतभेद हो जाना, और दूसरी वजह कि आरजेडी की पूरी नैया डूब रही है, इसलिए इस तरह के बड़े लीडर्स का पॉलिटिकल पार्टी से बाहर जाना ये चुनाव के वक्त होता है। तो ये संकेत उससे मिलते हैं। ये बताइए कि जो महागठबंधन को लेकर एक स्ट्रेटजी बना रही थी सारी ऑपोजिशन पार्टियां, उसका क्या होगा? देखिए, महागठबंधन में तो महा जो है वो गायब हो गया है। अब ये सिर्फ गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये आपस में ही ये लोग आपस में रस्साकसी कर रहे हैं। एक दिक्कत है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि कांग्रेस पार्टी, उसकी जो स्थिति हो गई है कि कोई उसे छूना नहीं चाहता। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सुशांत के मसले में एक पोजीशन ले लिया। राहुल गांधी कैसे कैंपेन करेंगे बिहार में आकर के, वो भी देश देखेगा कि भाई कैंपेन करने आते तो लोग उसको सुनने के लिए आते भी हैं कि नहीं भी आते हैं, या फिर कोरोना का बहाना लगा करके ये लोग जो है डिजिटल कैंपेनिंग ही करें, जो भी करें। लेकिन स्थिति ये है कि महागठबंधन तथा कथित आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के बीच में इतनी बड़ी दीवार खड़ी हो गई है कि इसका माने कोई सुनवाई होना, कोई पटना वो लग नहीं रहा। वो क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो सुशांत के केस में जो रुख लिया है महाराष्ट्र में, और राहुल गांधी अगर सुरजेवाला कुछ बोल रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ही हो गई। तो वो उनके लिए एक मुश्किल एक तो खड़ा कर रहा है, क्योंकि जो इनके साथ अगर महागठबंधन में जाता है
तो ये आप समझ लीजिए केक वॉक हो जाएगा बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग कांग्रेस का शक्ल नहीं देखना चाहते, कांग्रेस पार्टी को देखना ही नहीं चाहते। अभी कोई एनसीपी का लीडर या कोई शिवसेना से आप कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी संजय राउत से कैंपेन करवा लीजिए बिहार में, किसी एक का भी जमानत बच जाए तो आप बोलिए, क्योंकि उस तरह का रोष है। ये लोग जनभावना के ऊपर बुलडोजर चलाने में शौक रखते हैं, तो अभी पता चलेगा इनको। लेकिन दिक्कत सिर्फ सुशांत की वजह से ही नहीं है। पिछली बार महागठबंधन बना था तो कांग्रेस पार्टी 27 सीटें जीती थी, और कितने सीटों पे ये लोग लड़े थे? ये लोग 43 सीट्स पे लड़े थे और 27 जीत गए थे। अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वो अपने बदौलत वो जीत गई थी, तो अब इन लोगों ने एक कैविएट लगा दिया कि महागठबंधन में जब हम शामिल होंगे तभी शामिल होंगे जब तक हमें 90 सीटें ना मिले। कांग्रेस कह रही है। हाँ, 240-43 सीटें हैं और कांग्रेस उसमें कितनी चाह रही है? 90 सीटें चाह 90 सीटें चाह रही है। और महागठबंधन में और कौन कौन लोग भी हैं? तो महागठबंधन में आरजेडी है, महागठबंधन में आरएसपी है, ये जो एक कास्ट पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की, वो एक पार्टी है, एक वीआईपी पार्टी है साहनी की, तो ये एक अहम पार्टी है। उसके लीडर जीतन राम मांझी, जो पहले जो ये लोग राजनीति में तो अजीब स्थिति है ना, बीजेपी से जब लड़ रहे थे नीतीश कुमार तो दलित कार्ड खेलने के लिए इनको मुख्यमंत्री बना दिया था, बाद में इनसे ही झगड़ पड़े थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही, तो ये लोग पिछली बार महागठबंधन में थे, लेकिन जीतन राम मांझी अब अलग हो गए हैं। अब मसला फंस रहा है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी कह रही 90 सीटों से एक भी कम नहीं लूँगा मैं, और 90 सीट उन्हें चाहिए क्यों, और क्यों देगी वो आरजेडी? ये भी तो सवाल है कि आरजेडी बोल रही कि मैं महागठबंधन हम बनाएंगे तो हम कम से कम 160 सीट पे हम लड़ेंगे। सीटें हैं कम और सब लोगों की डिमांड है ज़्यादा। अब आज की खबर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि हमें भी सम्मानजनक, भाई सम्मानजनक तो एक ऐसा टर्म है कि आपको क्या मिलना चाहिए, तो खैर मेरे हिसाब से उनके लिए सम्मानजनक 40 सीट होगा, उससे कम नहीं होगा, 30 सीट होगा, उससे कम नहीं होगा। तो 160 पे ये लड़ेंगे, 90 पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और ये 40 पे ये लड़ेंगे, और भी कुछ एक दो छोटी मोटी पार्टियां होंगी। तो ये तो इसलिए मैंने कहा इस महागठबंधन से गठबंधन गायब हो गया, अब सिर्फ गठबंधन बच रहा है। तो ये एक दिक्कत जो अपोजिशन, जो चैलेंजर्स हैं उसके सामने आ रही है, क्योंकि ये अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, मुद्दा क्या होगा। अभी यही तय नहीं हो पाया है कि कौन एक साथ ये लोग लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि चांसेस ऐसे भी हैं कि ये जो वीआईपी पार्टी है वो कहीं तेजस्वी यादव को गच्चा देकर के वो बीजेपी बना चले जाए। अच्छा, वो एनडीए में जा सकती है? तो वो एनडीए में जा सकते हैं। किसी, देखिए कोई वैचारिक लड़ाई तो हो नहीं रही है हिंदुस्तान में, वैचारिक दृष्टि से लड़ाई तो लड़ते नहीं है लोग। पॉलिटिकल पार्टीज देखती कि भाई इसके साथ मिलने से हमें ज़्यादा सीटें आ जाएंगी, उसके साथ गठबंधन बनाने से हमारी सरकार बन जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2-3 पार्टी है जो विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, लेकिन वो अलग इशू है। लेकिन सत्ता सबको चाहिए, खैर वो उनका जायज़ भी है। अब शिवसेना ने मोदी के नाम पे वोट मांगा और सीटें जीतने के बाद बीजेपी को धक्का मार के विरोधी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। तो राजनीति में ये चलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो चैलेंजर्स हैं, जो बीजेपी और नीतीश कुमार को चैलेंज करने वाले हैं और जिनके ऊपर ये पूरा लुटियन मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वामपंथी सबका स्टेक लगा हुआ है, वो अभी बिल्कुल डिसओरिएंटेड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, एनडीए के कुनबे में सब ठीक ठाक है? वहां पर कोई उठा पटक, कुछ किसी चीज की संभावना? देखिए वहां तो एक अलग खेल चल रहा है। इधर दिक्कत सीट जीतने की है और उधर लड़ाई ये है कि हमें सीट चाहिए, हम लड़ेंगे। तो आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं। पहली बात, एक तो पहले कन्फ्यूज़न बीजेपी के अंदर है
कि बीजेपी में एक धड़ा ये कह रहा है कि ये राइट टाइम है, नीतीश कुमार को से पिंड छुटाओ, अकेले लड़ो, लोग अभी वोट दे देंगे। हम जिस तरह से यूपी में सरकार बनाने में सक्षम हैं, जैसे राजस्थान में अकेले हम लोग सरकार बनाते हैं, छत्तीसगढ़ में बनाते हैं, मध्य प्रदेश में बनाते हैं, उसी हिसाब से हम बिहार में भी सरकार बना पाएंगे अगर नीतीश कुमार से ही इस मौके पे हम लोग अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। लेकिन केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अलग परेशानी है। उनको ये लगता है कि राम मंदिर के बाद एक पहला बड़ा इलेक्शन है, 370 के बाद ये पहला बड़ा इलेक्शन है, और जो सरकार ने जो ताबड़तोड़ जो डिसीजंस लिए हैं, चाइना, फिर कोरोना, ये सारी चीज़ें हैं, अगर गलती से भी अगर आप चुनाव हार गए तो इसमें केंद्र सरकार की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए ये लोग ये चाह रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू फाइट अलॉन्ग विद नीतीश कुमार। तो कम से कम ये तो कोई नहीं कहेगा कि भाई बीजेपी हार गई, जीत पक्की हो जाएगी, साथ में लड़ेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम जो बीजेपी के अंदर था, और नीतीश कुमार की एक अलग वो लीडरशिप, एक अच्छा इमेज है उनका। लेकिन आज वो बयान आया कि अगर अकेले नीतीश कुमार लड़े, तेजस्वी यादव का बयान है, तो वो डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगी उनकी सीटें। तो ये एक जो हकीकत है, हकीकत यही है कि बिना बीजेपी के नीतीश कुमार की कोई साख नहीं है। लेकिन अभी कोरोना काल में जिस तरह की इमेज नीतीश कुमार की हुई है, वहाँ पर अस्पतालों से डॉक्टर गायब हैं, उसका खामियाजा भी तो फिर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा ना। देखिए, बीजेपी अगर अकेली लड़े, मैं इस बात को मानता हूं कि अगर बीजेपी अकेली लड़ती है तो उसकी जो सीटें जो है वो ज़्यादा आएंगी, वो सरकार बनाने की पोजीशन में रहेंगे। लेकिन जो पार्टी की जो अपनी उन लोगों, तो एज ए एनालिस्ट हम लोग बता सकते हैं कि भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि लोग नीतीश कुमार से नाराज़ हैं। नीतीश कुमार से इतना नाराज़ हैं कि लोग उन्हें वोट नहीं देना चाहते, क्योंकि सिर्फ कोरोना ही नहीं, बाढ़ में भी इस बार बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है। जो पूरा जो सिस्टम जो है पिछले 1-2 साल से चरमराया हुआ है, लोग नाराज़ हैं। लोगों में कोई नीतीश कुमार को लेकर के जो पहले एक पॉजिटिव इमेज जो उभरता था वो पूरी तरीके से गायब है। और लोग हार के इसको, लोग ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी इनके साथ है इसलिए हम दूसरे को वोट नहीं दे सकते। बस ये दिक्कत यही है कि ये जो बीजेपी है वो अलग होना नहीं चाहती, इसलिए मजबूरन लोग वोट तो देंगे, लेकिन इस वजह से कई जगहों पे बीजेपी का भी नुकसान होगा। लेकिन पिछले दिनों एक खबरें आई थी कि देवेंद्र फडणवीस प्रभारी बनकर वहाँ पर जाएंगे, और हो सकता है कि वहाँ पर तस्वीर कुछ अलग हो, वहाँ के लोगों की ग्राउंड रियलिटी को सुने समझे। तो आपको लगता है कि ये बात आला कमान ने समझा दिए लोगों को कि भले ही वो आए, जो मर्जी समझाए, लेकिन अब चुनाव तो जेडीयू के साथ ही लड़ेगी बीजेपी? देखिए, आपने बहुत ये अच्छा सवाल किया कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि भाई अचानक से देवेंद्र फडणवीस को क्यों बिहार में जो है ना घुसाया गया। दरअसल जो बीजेपी के इंचार्ज हैं वो भूपेंद्र यादव हैं, और संगठन में उनकी बहुत काफ़ी साख है, एक बहुत ही मजबूत लीडर हैं, और चूँकि ये अमित शाह के बहुत ही क्लोज हैं, उसको कह सकते हैं कि राइट हैंड है उनके, डिसीजन मेकर्स में से हैं। लेकिन वो उनकी जो नीतीश कुमार के साथ जो बातचीत और वो जो केमिस्ट्री है वो जचती नहीं है, वो बैठती नहीं है। नीतीश कुमार थोड़ा ईगोइस्टिक आदमी है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो भी आदमी बात करे तो थोड़ा सा वो उनको भाव दे, तहजीब से बात करे, वो उस तरह के थोड़े से वो पुराने ख्यालात, थोड़ा सा फ्यूडलिज्म भी है उनके अंदर। तो उनका जो भूपेंद्र यादव के साथ जो रिश्ता है वो उस तरह का नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा, हालांकि वो कोई कभी उस तरह का कोई चीफ मिनिस्टर रहे नहीं भूपेंद्र यादव, तो कोई ऐसा व्यक्ति उनसे कम्युनिकेट करे जो चीफ मिनिस्टर रहा हो, जो उनके हैसियत का हो उस तरीके से। तो इस वजह से देवेंद्र फडणवीस को बिहार में लाया गया है। डिसीजन मेकिंग का सारा जो दारोमदार जो है वो बीजेपी के अंदर वो भूपेंद्र यादव के पास ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इनको सिर्फ लाया गया है इस बात के लिए कि ताकि वो ढंग से उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। ये जो आपस में गठबंधन के अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो उसका निराकरण जो है बहुत ही स्मूथ तरीके से हो।
तो ये उसके पीछे की कहानी है। लेकिन मनीष जी, बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि जो बीजेपी की बिहार यूनिट है वो अलग से चुनाव लड़ना चाहती है, वो जेडीयू के साथ नहीं लड़ना चाहती, उनके बीच भी कहीं ना कहीं मतभेद मनभेद हैं, तो उसको किस तरह से मनाया जाएगा? ये खबर सही है कि जब चुनाव से पहले 1 साल पहले से ही उस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही थी, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तैयारी करती है तो वो 1 साल आगे क्या होगा, नीतीश कुमार उतने जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी से अलग हुए, ये लोग फिर वापस आए, फिर अलग हुए, जो जिस तरीके से चल रहा है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की अकलबंदी इसी में है कि आप पूरी तैयारी करके रखें। लेकिन तैयारी इतनी ज़्यादा हो गई है बीजेपी की, वो एक अलग परेशानी हो गई है। इन लोगों को लग रहा है कि भाई बीजेपी से टिकट मिलने का मतलब है चुनाव जीतना है, तो ये जो संभावित कैंडिडेट जो लोग हैं बीजेपी के, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही कोई किसी के ऊपर केस कर दे रहा है, कोई किसी के ऊपर केस कर दे रहा है ताकि उसको टिकट ना मिले, कि उसको टिकट ना मिले, उसको टिकट, ये आपस में ही। तो एक तो महागठबंधन है जहां कैसे जीता जाए, क्या स्ट्रेटजी बनाया जाए, उसको लेकर के अकाल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपस में ही एक दूसरे के जो है वो पैर काटने में जुटे हुए हैं। तो बिहार में ये चल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो कहानी है बीजेपी के अंदर, बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, देयर आर लेयर्स ऑफ माने ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म जिसके जरिए इस तरह की चीज़ों को वो निपटाने में पूरी तरीके से सक्षम है, और उनके पास कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। दिक्कत कांग्रेस नीतीश कुमार को भी नहीं है, क्योंकि वो भी जान रहे हैं कि बीजेपी के साथ अगर गठबंधन के साथ अगर वो चुनाव में जाते हैं तो जीत उनका जो है वो 100%, उसमें कोई डाउट नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन दिक्कत जो है वो कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की है कि इन्होंने सुशांत के मुद्दे पे राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उसके जो प्रवक्ता वगैरह, इन लोगों ने जो रुख अपनाया है, और मुंबई की जो सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो अघाड़ी में बैठ करके कांग्रेस पार्टी ने जो अपना रोल अदा किया है, तो बिहार में कम से कम कांग्रेस पार्टी को वहाँ की जनता वेलकम नहीं करेगी। जितनी भी सीटों पे वो लड़े, यदा कदा 1-2 सीट अगर छोड़ दें तो जमानत भी उनका बच जाए, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो चलिए, फिलहाल ये तो इत्मीनान की बात ही एनडीए के लिए कि हवा का रुख फिलहाल उनके पक्ष में ही दिख रहा है, लेकिन अब हमें नज़र रखनी होगी चुनाव आयोग पर। जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा, इलेक्शन के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। फिलहाल विस्तार से जो जानकारी आपने बिहार की राजनीति पे हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।